हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लाए हैं? आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो ले आए हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम क्लास 9th कोर्स ए की बुक कर रहे हैं, क्षितिज भाग 1। हमने काव्य खंड शुरू कर दिया, यानी कि इससे पहले कि हम गद्य खंड खत्म कर चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम दोनों बुक्स, व्याकरण और साथ ही साथ आपका लेखन, सभी कुछ का एक्सप्लेनेशन हमने पूरी तरीके से करा दिया है। अब ये कराने के बाद अब हम आ जाते हैं किस पे? वो आते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे, और वही हमने शुरू कर दिया। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो 2 वे में आएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमने पहले स्टार्ट किया। अब बात ये आती है कि मैम ऑब्जेक्टिव आएंगे कहाँ से? तो ये आएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्षितिज बुक से। ध्यान रखना, आपके पास 2 बुक्स हैं, व्याकरण है, एक लेखन है। तो कहने को तो 2 बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 पार्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पार्ट में ही आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, और वो है आपकी क्षितिज बुक। क्षितिज बुक में आप, जैसा कि आप जानते हो कि वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों से ही आएंगे और अलग अलग आएंगे। ये नहीं है किसी एक खंड से दे दिया, एक खंड नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। आपके गद्य खंड से भी आएंगे, काव्य खंड से भी आएंगे। और ये आएंगे किस तरीके से, इसका पैटर्न क्या होगा, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पैटर्न अभी भी बता देती हूँ। ये पैटर्न आपका रहेगा गद्यांश या काव्यांश आधारित। यानी कि गद्य पोर्शन से जो आएगा वो गद्यांश आधारित रहेगा, और काव्य पोर्शन से जो आएगा वो काव्यांश आधारित रहेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है सिर्फ गद्यांश आए या सिर्फ काव्यांश आए, ऐसा नहीं। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो हम खाली गद्य खंड पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, काव्य खंड नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचना। गद्य खंड से क्वेश्चंस अलग आएंगे, काव्य खंड से अलग आएंगे। मैं इनके आपको मार्किंग स्कीम बता चुकी हूँ, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए। तो अभी तक हमने जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमने अभी तक गद्यांश आधारित प्रश्न कर लिए। वो इसलिए क्योंकि हमने गद्य खंड अपना खत्म कर लिया। उसके बाद हमने काव्य खंड शुरू किया। काव्य खंड में भी हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें साखियाँ, सबद हैं, आपके वाक हैं, सवैये हैं। ये 3 अध्याय हमारे खत्म हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। ये हमारा काव्य खंड का चौथा अध्याय है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता है, कैदी और कोकिला। अब माखनलाल चतुर्वेदी ने ये कविता लिखी क्यों, पहले आपको ये बैकग्राउंड, मैं वैसे तो मैं ये चैप्टर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे। अब जेल में बंद थे तो एक रात जो है कोयल, अब जैसे कोयल, क्या पक्षी रात में तो बोलते नहीं, लेकिन एक रात कोयल बोलना शुरू करी। अब वो भी मधुर आवाज में नहीं, कर्कश आवाज में। अब यहाँ पर जो है माखनलाल चतुर्वेदी को डाउट हुआ कि भैया क्या बात है, तो उसी पर उन्होंने ये पूरी कविता लिखी, जिसमें बहुत सारे इन्होंने प्रश्न कोकिला से करे हैं, अपनी व्यथा को बताया है। अपनी व्यथा के जरिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार का जो अत्याचार है उसे भी बताया है, अपनी मनोस्थिति भी बताई है। सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये कविता हमने पढ़ी है। तो चलिए, अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारे पास 5 काव्यांश हम इस चैप्टर में लेकर आए। जैसे कि आपको पता है कि कविता बड़ी है, ठीक है ना। चैप्टर जितना बड़ा होता है, पार्ट में जितनी भी ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा, उसमें उतना ज़्यादा कंटेंट बनता है। सिंपल सी एक चीज़ है। अब जैसे आप लोग आ जाइए वाक में, तो वाक में सिर्फ 4 वाक थे, तो हम उससे ज़्यादा बियॉन्ड तो नहीं दे सकते थे ना आपको। जो आपके चैप्टर में है सिर्फ उतना ही देंगे। इसी तरीके से कैदी और कोकिला जो कविता है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए इसमें 5 काव्यांश बन गए। वो 5 काव्यांश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आपके पास में जो है संपूर्ण पाठ आधारित भी कुछ प्रश्न हैं। अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे, इवन बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कि मैम ये तो सिर्फ काव्यांश आधारित आएगा, बाकी जो है इंडिविजुअल एमसीक्यूज नहीं आएंगे, तो आप क्यों करा रहे हो? तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों करा रही हूँ। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब हम काव्यांश लेते हैं तो हम उसमें 5 क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें बन तो बहुत सारे सकते हैं ना, बन सकते हैं ना। सर ऐसा तो नहीं है कि जो हमने 5 लाए सिर्फ 5 के अलावा और कोई क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। तो हमारी कोशिश रहती है कि कुछ क्वेश्चंस हम आपको और एक्स्ट्रा करा दें, इसीलिए हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट हम यहाँ पर अपना ये अध्याय। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए पहला काव्यांश है, कविता शुरू हो रही है, ध्यान से देखिए। कविता मैं आपको समझाती जाऊंगी और फिर क्वेश्चंस करते जाएंगे। पहला है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो।
क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जागी क्यों आली। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। अब जैसे मैंने बताया कि आधी रात में कोयल ने बोलना शुरू किया, जिस समय पूरी तरीके से शांति होती है, सभी अपनी अपनी बैरक्स में सो रहे होते हैं। मतलब अगर हम जेल की बात बताएं तो सभी की कोठरियां हैं, उनके अंदर सब आराम कर रहे होते हैं। अब एकदम से कोयल ने कर्कश आवाज में बोलना शुरू किया। हमारे कवि जाग गए। वो क्या बोलते हैं, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो। कहने का तात्पर्य क्या है, तुम क्या गा रही हो, अब इतनी रात में अगर आई हो तो तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, बीच में क्यों क्यों रुकती हो। होता है ना, एकदम से बोल रही है फिर रुक रही है, फिर बोल रही है फिर रुक रही है, फिर बोल रही है। तो वही चीज है, क्या गा रही हो। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने कोकिला से ये पूछा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्यों रह रह जाती हो, अर्थात क्यों रुक रुक जाती है। अब कोयल को अगर आप लोगों ने गाते हुए सुना होगा तो वो बराबर कूकती रहती है, बहुत मधुर आवाज में कूकती रहती है ना, लेकिन वो रुकती नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो कर्कश आवाज में बोल रही है, रुक रही है, फिर बोल रही है, फिर रुक रही है, ये चीज हो रहा है। तो वही कह रहे हैं, क्यों रह रह जाती हो, अर्थात बताओ। कोकिला बोलो, अर्थात कोकिला बताओ क्या बात है। क्या लाती हो, अब उनको ये लग रहा है कि संदेशा किसका है, क्या तुम लेकर आई हो, तुम क्या लेकर आई हो, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो, किसी ने किसी के लिए संदेशा भेजा है जो तुम इतनी रात में आकर बोल रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब यहाँ पर कवि अपनी परिस्थितियों को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जेल में हैं, ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं। अब जेल की दीवारें कैसी होती हैं, ऊंची ऊंची होती हैं, काली काली होती हैं। तो वही चीज इन्होंने बताया कि खूब ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब क्या है, चूंकि यहाँ पर ये स्वतंत्रता सेनानी है, अब अंग्रेज तो अत्याचारी थे ही, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी कवि को डाकुओं को, चोरों को और जेब कतरों के बीच में जो है हमारे कवि को रख दिया था। तो वही कह रहे हैं कि मुझे जो है इन डाकू चोरों बटमारों के बीच में रखा है। बटमारों का मतलब क्या होता है, जेब कतरे। बट मतलब क्या होता है, पर्स, बटुआ। बटुआ जानते हो ना। मारो मतलब मारो, तो जेब कतरे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बटमार। फिर आते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। एक तो इतनी ऊंची ऊंची काली दीवारों में रखा है, बड़ी बड़ी दीवारों में रखा है, डाकू चोरों बदमाशों के बीच में रखा है, और उस पर भी यहाँ पर खाना नहीं देते पेट भर। क्या करते हैं, पेट भर को खाना भी नहीं देते हैं। ठीक है, जीने उतना खाना देते हैं जितने में आप जी सको, लेकिन पेट भर जाए इतना खाना नहीं देते। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब ये सोचो कि भाई खाना पेट भर के नहीं दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं जितने में आप जी सको। अब हम अगर मरना चाहें तो मरने भी नहीं देते। क्यों, क्योंकि उस पर बड़ा कड़ा पहरा बैठा रखा है। मतलब ना हम जी पा रहे हैं ना हम मर पा रहे हैं, बस हम तड़प कर रह जा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, यानी कि अब हम अगर ये हमको इतना ज्यादा तड़पा रहे हैं, अब हम ये कहें कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें तो उस पे भी समाप्ति नहीं करने देते। क्यों, क्योंकि भाई उस पर खूब कड़ा पहरा इन्होंने बैठा के रखा हुआ है। शासन है तम का प्रभाव गहरा है। अब वो यहाँ पर क्या करे, तम का मतलब जानते हैं ना आप लोग, अंधकार। तो अब कह रहे अंग्रेजी शासन के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये शासन है या अंधकार है। अर्थात क्या है, अब कोई भी शासन, अगर हम कहीं पे कोई भी राजा हो, कोई भी हो, अगर शासन किसी जगह पे भी करता है तो उस एरिया के डेवलपमेंट की बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चीज धीरे धीरे घटती है। अब देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और जब अंग्रेज गए तो हमारे यहाँ खाने के लाले थे, भुखमरी फैली हुई थी। मतलब हर एक क्षेत्र में हम लोग की बहुत ही स्थिति बुरी थी, और उस पे भी जाते जाते हमारे देश का बंटवारा हो गया, जिसमें मार काट अलग से मच गई। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ये शासन नहीं, ये अंधकार का शासन है, जहां पर हर एक चीज गलत है, कहीं पर भी कोई चीज सही और अच्छी नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब एक तो रात काली होती है, उस पर भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा रात में फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी करता है ना, तो वो चंद्रमा भी जो है आसमान में नहीं चल रहा है, यानी कि इतनी निराशा भरी रात है।
जहां पर एक होती है ना, एक उम्मीद होती है कहीं पे कि हाँ चलो चंद्रमा चमक रहा है, इतनी रोशनी है। तो ये उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे बताया है कि ये रात इतनी अंधकार है कि आसमान में चांद भी नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात चारों तरफ निराशा ही निराशा है। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। अब इस समय इतनी काली रात में, अब देखो चंद्रमा किस स्थिति में आसमान में नहीं होता, वो स्थिति होती है अमावस्या की स्थिति, ठीक है। उस रात को चांद आसमान में नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि रात बहुत अंधकार है, पूर्ण है, और उस अंधकारपूर्ण रात में भी क्या है, जो जाग गई है, रात में कूक रही है कोयल। तो यहाँ कालिमा मई किसे कहा गया है, कालिमा मई कहा गया है कोयल को। क्यों? क्योंकि कोयल काली होती है। तो वही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम इतनी आधी रात में जागी क्यों। तो ये हमारा पूरा काव्यांश हो गया। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। कवि कोकिला से क्या पूछ रहे हैं? कोयल से उसके गाने के बारे में, कोयल द्वारा लाए गए संदेश के बारे में। तुम क्या गाती हो और गाते गाते रुक क्यों जाती हो, या उपरोक्त सभी। तो सही हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सारे ही सवाल जो हैं कवि कोकिला अर्थात कोयल से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, आधी रात को कोयल की हुक सुनकर कवि क्या अनुमान लगाते हैं। अब आधी रात में कोयल जो है वो हुक रही है, बोल रही है, तो वो क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब ये पूछा गया, देखिए कोयल परेशान है, कोयल पर कोई विपत्ति आई है। नेक्स्ट है, कोयल जरूर कोई प्रेरणादायी संदेश लेकर आई होगी, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम कविता के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर कोयल जरूर कोई प्रेरणादायी संदेश लेकर आई। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, ये चीज उन्होंने पूछी थी ना, तो उनको ये लग रहा है कि ये जरूर किसी का संदेशा लेकर आई है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ब्रिटिश शासन की तुलना किससे करते हैं। वो तम का शासन यानी कि अंधकार का शासन, अंधेरा है ना। तो क्या है देखिए, अपने घर से, अकबर के शासन से, काली अंधियारी रात से, या उपरोक्त सभी से। तो उन्होंने किससे किया है, वो है काली अंधियारी रात से। क्यों? क्योंकि जहां काली अंधियारी रात है, कोई भी उम्मीद नहीं है। उसी तरीके से अंग्रेजी सरकार के होते भारतीयों को भी उनसे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने जेल को किसका डेरा बताया है। उन्होंने मतलब कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है। डाकू, चोरों और लुटेरों, स्वतंत्रता सेनानियों, जेलर या कोयल। तो सही क्या है, डाकू, चोरों, लुटेरे या बंटवारों, जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, नंबर 1। कवि जेल में क्यों था, क्या कारण था कवि का, मैंने आपको बताया था। हत्या के जुर्म में, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों के कारण, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के कारण, या उपरोक्त सभी। तो सही कारण था क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों के कारण। अब भाई स्वतंत्रता संग्राम में थे, उन्होंने पार्ट लिया था, उसी के चक्कर भाई अंग्रेज तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति का जहां कोई संघर्ष करोगे उन्होंने तो जेल में डाल देना था, अत्याचार करने थे, तो वही सारे काम वो कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश है नंबर 2। क्या दिया है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दानावल की ज्वालाएं हैं तीखी कोकिला बोलो तो। अब इस पूरे पद्यांश में वो क्या चीज एसेंशन कर रहे हैं कि कोकिला इतनी आधी रात को जो बोल रही है उसको तकलीफ क्या है। सबसे बड़ा रीजन ये कि भाई अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे का अपना एक रीजन होगा, तो वो सारी चीजें कोकिला से पूछते जा रहे हैं और हर एक जो उनके दिमाग में संदेह है वो उसको सामने रखते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहला चीज, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो। जब कोयल बोल रही है तो उसकी आवाज में बड़ा दर्द है, क्या है, बहुत दर्द है। तो वही चीज वो कह रहे हैं, क्यों हुक पड़ी। अब कूक पड़ी, कूकना मतलब होता है बोलना, हुक का मतलब क्या होता है, बहुत ही दर्द भरा जो दर्द होता है ना उसको व्यक्त करना, तो उसे कहते हैं ना हुक उठ रही है, मेरे दिल में बहुत हुक हो रही। तो हुक उठ रही का मतलब क्या है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो वही क्या है, इन्होंने बहुत वेदना बोझ वाली सी, यानी कि तुम्हारे अंदर से जो इतनी दर्द भरी तकलीफ भरी आवाज निकल रही है, बताओ वो वेदना कौन सी है जो तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है
कोकिला बोलो, कोकिला बताओ वो तकलीफ तुमको क्या है जो तुम्हारे स्वर में इतना दुख और तकलीफ सुनाई दे रही है। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। अब क्या होता है, कोयल को हम लोग कैसे जानते हैं? अगर हमारे जैसे दिमाग, हम कोयल का नाम लें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक आवाज आती है कि बहुत प्यारी सी आवाज है ना, बहुत मृदुल, बहुत ही मीठी कोमल सी आवाज आती है, कोयल की आवाज ऐसी होती है। अब यहां पर वो बोल रहे हैं क्या किसी ने लूट लिया, क्या लूट लिया तुम्हारा मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी कि मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली तुम, अर्थात तुम्हारी आवाज, उस आवाज कोमल मधुर आवाज के लिए जाने जाने वाली कोकिला तुम, जो आज इतनी दर्द भरी आवाज में बोल रही हो, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है जो तुम्हारे दर्द, तुमने ये अपनी मृदुल आवाज कहीं खो दी है और इतनी वेदना भरी आवाज में तुम बोल रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या कह रहे हैं, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, कोकिला बोलो। ठीक है, सिंपल है सी। किस दानावल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिला बोलो तो। अब सबसे पहले समझिए कि दानावल, दानावल क्या होता है, जंगल में लगी आग। ठीक है, जंगल में जब आग लग जाती है उसको क्या कहते हैं, दानावल। उसी तरह समुद्र में जब आग लगती है तो उसको बड़नाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है जो तुम इतनी तेज डर गई हो और ऐसी आवाज में बोल रही हो, कोकिला बोलो। तो यहाँ पर उन्होंने कोकिला के इस तरीके से चीखने के लिए बहुत सारे प्रश्न जो हैं उस कोकिला से पूछे हैं। पहला, दानावल का क्या अभिप्राय है, जंगल में लगाई गई आग, जंगल में अपने आप लग जाने वाली आग, जंगल का अधिकार या उपरोक्त सभी। तो दानावल का तात्पर्य क्या होता है, जंगल में अपने आप जब आग। अब आप बोलोगे अपने आप आग कैसे लगती है, देखिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक तरीका होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन, अगर हम लोग मैग्नीफाइंग गैल से रिफ्लेक्शन दें तो पत्तों में आग लग जाती है। ठीक है, सूखे पत्तों में। बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर होता है, भाई जंगल तो बहुत बड़े होते हैं और कहाँ कहीं सूखे पत्ते हैं और सूरज की जो रोशनी अगर वहाँ पे लगातार पड़े तो वो पत्ते अपने आप जल उठते हैं। तो ये आग अपने आप लगती है, कोई लगाता नहीं है। तो ये दानावल क्या होता है, जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है उसके लिए। कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, जहाँ पर सूखा एरिया है वहाँ पर अगर बिजली गिर गई तो वहाँ पर भी आग लग जाती है। ठीक है ना, तो आग लगने की कई ऐसे कुछ रीजन होते हैं। तो ये दानावल का तात्पर्य क्या होता है, जंगल में अपने आप लग जाने वाली आग। नेक्स्ट आते हैं, कोयल आधी रात में कूकने की बजाय हुक रही है। मैंने क्या बोला था, कूकना और हुक ये दो अलग अलग चीज है। कूकना मतलब होता है मीठी आवाज में गाना, और हुकना मतलब होता है जिस आवाज में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, जिसे हम गाना तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब बताइए कोयल आधी रात को कूकने की बजाय हुक क्यों उठी है, क्योंकि वह कूकना नहीं सीखी है, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन में कूकना भूल गई है, उसे भारतीयों की परतंत्रता के कष्ट का आभास हो रहा है, या उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअल इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारी पोयम में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब चूंकि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उसकी आवाज को सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उसे भारतीयों के परतंत्रता के कष्ट का आभास है। ये एक अजम्पशन जो है वो हमारे कवि लगा रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस परिस्थिति में हैं, वो एक भारतीय हैं, उन्हें कारागार में रखा गया है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो शायद कोयल ने उनकी तकलीफ को देख लिया है, इसलिए वो इतनी दर्द भरी आवाज में बोल रही है। कवि ने कोयल को बावली अर्थात पागल क्यों कहा है। अब क्या तुम हो गई बावली, अब इसका रीजन क्या कहा है, क्योंकि वह देश को स्वतंत्र कराना चाहती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति के बाहर सोच रही है, क्योंकि कोयल अर्धरात्रि में कूक रही है, क्योंकि वह कूकना भूल गई है। अब देखिए, पक्षी रात में नहीं कूकते, लेकिन यहाँ कोयल क्या है, वो आधी रात को कूक रही है। तो रीजन क्या है, कोयल आधी रात को कूक रही है, इसीलिए उसको पागल कहा गया है।
ठीक है, बावली या पागल कवि कह रहे हैं। अब कहते हैं ना, हम कोई जैसे अब हम मान लीजिए मनुष्य हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, अब हम जो है कोई उल्टे सीधे काम करने लगे तो सामने वाला तो कहेगा क्या पागल हो गए हो। तो उसी तरीके से कोयल का कार्य काम क्या है कि भाई कोयल जो है वो दिन में कूकती है, बहुत अच्छी मधुर आवाज में कूकती है, लेकिन यहाँ बहुत कर्कश आवाज में कूक रही है, और वो भी आधी रात को, इसीलिए उसको पागल कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, कवि कोयल से क्या जानना चाहता है। अब उसके जानने क्या जानना चाहता है, उसका रंग, आधी रात में कूकने का कारण, घर के हालात, जेल की सुरक्षा व्यवस्था। तो वो उससे क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने इस पूरे काव्यांश में पूछा है कि भाई इतनी आधी रात को तुम क्यों कूक रही हो, यानी कि उसके कूकने का कारण, आधी रात में उसके कूकने का कारण जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे, कवि ने दानावल की ज्वालाएं किसे माना है, कौन है भाई दानावल की ज्वालाएं, तो बताया कि जंगल में अपने आप लग जाने वाली आग। तो अब ये दानावल की ज्वालाएं क्या है, मे भी शायद जो आसपास अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा है उसे जंगल की आग कहा है, क्योंकि चारों तरफ यही काम हो रहा था। देखिए ऑप्शन क्या है, भयंकर और दुखदाई संकटों को, कवि पर आई विपदा को, अंग्रेजी राज्य को, तत्कालीन कानून को। तो कवि ने दानावल की ज्वालाएं किन्हें कहा है, वो है भयंकर और दुखदाई संकटों को, क्योंकि इस समय भारतीयों के ऊपर ऐसा ही भयंकर और दुखदाई संकट आया हुआ था। चारों तरफ अंग्रेजों ने अत्याचार मचा रखा था, कोई भी हो हर किसी के ऊपर दमनकारी नीति चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा लूट घसोट चल रही थी, जहां अंग्रेजों का फायदा वहां लूट हो रही थी, भारतीयों को तो एकदम दबा कर रख दिया था, उनकी स्थिति इतनी बेकार। तो चारों तरफ वो कष्टकारी और दुखमय परिस्थितियां जो बनी हुई थी, उसी को उन्होंने यहाँ पर दानावल की ज्वालाएं कहा है। दानावल मतलब जंगल, अब चारों तरफ जंगल क्या मतलब हुआ कि जो आसपास जितने लोग हैं उन सभी के लिए। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे काव्यांश में। तीसरा काव्यांश क्या कह रहा है, पढ़ते हैं समझते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू की चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट में जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूं, कोकिला बोलो तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। अब वो अपने बारे में बताना शुरू करें, अभी तो कोयल से पूछ लिया, अब क्या कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब जब कवि को वहां पर रखा गया है तो उन्हें जंजीरों से जकड़ा, भाई देखिए एक उसके अंदर बंद तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनके जंजीर बांधी गई, गले में है, हाथ में है, पैर में है, जिनको हम लोग बेड़ियां भी कहते हैं। तो क्या है, उन्हें जंजीरों से बांधा हुआ है, लेकिन कवि उन्हें जंजीर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उसे गहना, अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाया गया गहना मानते हैं। अब इसके पीछे का मतलब समझिएगा, गहने का तात्पर्य, गहना क्यों पहना जाता है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है, हम गहना क्यों पहनते हैं, ताकि हमें सुंदर दिखें, सिंपल सी एक चीज होती है। अब यहां पर जंजीरों से कैसे सुंदर दिख सकते हैं, कवि आए क्यों हैं अंदर, आए इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए कार्य किया। अब जब हम अपने देश के लिए बलिदान करते हैं, काम करते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात होती है। अब वो काम करते हुए उनको जेल में बंद कर दिया गया, जब उन्हें जेल में बंद किया गया तो जाहिर सी बात है इसमें उनका सम्मान होना चाहिए। अब यहाँ पर अंग्रेजी सरकार तो इस काम के लिए सरकार करेगी नहीं सम्मान, क्यों, क्योंकि हम तो उसके खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने जो जंजीरें पहनाई हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हमने अपने देश के लिए अच्छा काम किया। अंग्रेजों ने तो पहनाई जंजीरें, लेकिन हम पहन कर समझ रहे हैं कि हमने पहना है गहना, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम उसके लिए लड़ते हुए यहाँ पर अंदर आए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, तुम ऐसे बोल रही हो, इतना तुम अपना दर्द बयां कर रही हो, मेरे पास भी तो दर्द है, देखो क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैंने यहाँ पर जंजीरों रूपी गहना पहना है। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, यानी कि इनको हथकड़ियां नहीं कहना, ये ब्रिटिश राज का गहना है, पहनाया ब्रिटिशर्स ने है, लेकिन ये गहना है क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने देश के लिए बलिदान स्वरूप यहाँ पर आया हूँ।
कोल्हू की चरकचू जीवन की तान। अब भाई कैदियों को जब अंदर बंद किया जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि भैया आराम से रहो, हम तुमको तीनों टाइम खाना दे रहे हैं, आराम से सो रहो मस्ती काटो, ये नहीं होता है वहां पे आपसे बहुत सारे काम भी कराए जाते हैं। तो अब इसी में भाई अंग्रेज तो अत्याचार, तो जाहिर सी बात है जो काम कराएंगे वो अमानवीय ही होगा। तो जो काम बैलों द्वारा लिया जाता है, बैल क्या करते हैं, कोल्हू होता है, कोल्हू एक चीज होती है जिसमें एक बीच में इतनी बड़ी सी हौद होती है, उसके अंदर सरसों डाल दीजिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर डाला जाता है, उस पत्थर को बांधा जाता है बैल पे, और बैल ऐसे करके गोल 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 घूमती रहेगी, और उधर क्या है, वो पत्थर उन सरसों पर चलता रहेगा और उसमें से क्या निकलेगा, तेल। ठीक है, इसीलिए वो मुहावरा बना है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब क्या, वो कोल्हू के ही आसपास 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 घूमता रहता है। तो अब क्या भाई अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अत्याचार करने के लिए उस बैल को वहां से हटा दिया। अब उस जगह लगा देते हैं कहाँ, कैदियों को। अब उसी वहां पर क्या है, वहां पर हमारे लगा दिए कवि को कि तुम भैया बैल की तरह घूमो घूमो और कोल्हू में से तेल निकालो। ठीक है, तो ये एक अमानवीय कार्य जो कार्य है वो किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने क्या बोले कि अब पूरा दिन जब हम उस कोल्हू के आसपास चलते हैं तो उसमें चर्र चू आवाज आती है, तो यही मेरे जीवन का ही एक सुर बन चुका है। हूँ मोट खींचता लगा, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान। अब गिट्टियों पे ही मतलब क्या है, अब वहां पर क्या है, हम इन्हीं गिट्टियों के साथ ही खेलते हैं, यानी गिट्टियों को तोड़ना है मतलब वहां की साफ सफाई, ये सारा काम यही हमारे जीवन की तान बन चुका है। हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ। अब क्या है, वो जो कोल्हू खींचा जा रहा है ना, तो बैलों के गले में जो मोट बांधा जाता है वो कैदियों के पेट में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है, पेट में। अब वो पेट में बांधता है और पूरा दिन जो है वो कोल्हू खींचते रहते हैं। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का जुआ। इस तरीके से ब्रिटिशर्स द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी अकड़ को मैं कम कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गदब ढा रही हो आली। मतलब दिन में तुम इतनी सारी तकलीफों को देख लेती हो और रात में कुछ बोलती नहीं, और रात में दिन में कुछ बोलती नहीं और रात में आकर इस तरीके से कर्कश आवाज में गजब ढा रही हो। यानी कि पूरा दिन तुम इतनी तकलीफों को देखती हो, चुप रहती हो, और रात में आकर इस तरीके से बोलती हो। इसी शांत समय में अंधकार को वेद क्यों रही हो। मतलब तुम क्यों रात में ही बोल रही हो। क्या अब यहाँ पर इसके पीछे कवि का एक डाउट है, क्या तुम सबके मन में विद्रोह का बीज बो रही हो कि सब जो है विद्रोह करें। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिला बोलो। तो मतलब दिन में तुम वो तकलीफों को देखती हो, शांत रहती हो, रात में बोलती हो। रात में इसलिए बोल रही हो ताकि हम सभी के अंदर तुम विद्रोह को जगा सको कि इस अत्याचार के खिलाफ भी हम आवाज उठाएं। कोकिला बोलो। तो पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। क्या कारण है वो अपनी हथकड़ियों को गहना कह रहे हैं। क्योंकि वह हथकड़ी उसे देश सेवा के लिए मिली है, क्योंकि वह हथकड़ी सोने की थी, क्योंकि वह हथकड़ी अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यह हथकड़ी उन्हें देश सेवा के लिए मिली है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं कैसे खाली किया है। कैसे खाली कर रहे हैं, कोल्हू चला के ना। ब्रिटिशर्सों के सभी आदेश मानकर, ब्रिटिश अधिकारियों की सभी यंत्रणाओं को सहकर, ब्रिटिशर्सों को मारकर या ब्रिटिशों को देश से भगाकर। तो उनकी अकड़ का कुआं किस तरीके से, उनके द्वारा जितने अत्याचार किए जा रहे हैं उन सभी को सह कर। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों के सभी यंत्रणाओं को सह कर। कवि को निम्न में कौन सा कार्य जेल में दंड स्वरूप करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है उन्हें दंड स्वरूप, कोल्हू खींचना पड़ता है। देखिए क्या है, कोल्हू चलाना, ईंट पत्थर से गिट्टियां बनाना, हल जोतना या उपरोक्त सभी। तो वो काम उन्हें क्या करना पड़ता है, कोल्हू चलाने का काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, कवि दिन में अपनी पीड़ा भाव प्रकट क्यों नहीं करता है। दिन में वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्या बात है। देखिए क्या है, क्योंकि उसे दिन में समय नहीं मिलता, क्योंकि वह अपनी पीड़ा पहरेदार को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कवि अकेले में अपने कार्य का अभ्यस्त है, या उपरोक्त सभी। तो दिन में नहीं कर पाता, इसका रीजन है क्योंकि वह अपनी पीड़ा पहरेदारों को नहीं दिखाना चाहता। अब पहरेदार किसके हैं, ब्रिटिश सरकार के हैं।
कैदी को तकलीफ हो रही है ये बात पहरेदार को पता चलेगी तो पहरेदार अंग्रेज अधिकारियों को बताएगा। इसी वजह से वो किसी भी तरीके से दिन में अपने तकलीफ को बयान नहीं करता। वो नहीं चाहता कि ब्रिटिशर्स को इसमें मज़ा आए, इसलिए वो अपनी तकलीफ़ों को छुपा कर रखता है। रात के समय कोयल क्यों आई थी? अब रीज़न बताइए, वो रात के समय क्यों आई थी? स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य में सहभागी बनने, स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों पर मरहम लगाने, उनके साथ उनके कष्टों पर रोने या उपरोक्त सभी। तो रात में आने का रीज़न क्या था? वो था ये सारे ही, कि एक तो उनके कष्ट हैं, सहभागी बन रही है, उनके कष्टों पर मरहम भी लगा रही है और कहीं ना कहीं उनके कष्टों पर रो भी रही है। तो कि तकलीफ तो है, ये बात तो दिख रही है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं काव्यांश संख्या 4 पे। हमने कितना बताया था? टोटल आपके पास 5 काव्यांश है। तो अभी तक हम 3 कर चुके हैं, अब 4 और 5 बाकी है। 4 पे आ जाते हैं। क्या है? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पे गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिला, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती कोकिला, बोलो तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब वो बता रहे हैं कि चारों तरफ जो कुछ भी माहौल बना हुआ है वो बहुत निराशापूर्ण है। अब इसी निराशा को उन्होंने हर एक चीज को काले रंग से कंपेयर करने की बात करी है। क्या कह रहे हैं? काली तू रजनी भी काली। अब कोयल आधी रात को बोल रही है ना, कोयल क्या है? आधी रात को बोल रही है। कह रहे एक तो तुम काली, रजनी अर्थात रात भी काली। अब यहाँ पर चारों तरफ निराशा के माहौल को बता रहे हैं कि एक तो कोयल तुम काली हो, ऊपर से ये रात काली है, क्योंकि अमावस्या की रात थी, चांद आसमान में है नहीं। शासन की करनी भी काली। अब शासन जो कार्य कर रहा है, मतलब वो अत्याचार कर रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो करनी है अंग्रेजी सरकार की, तो वो करनी भी क्या है? काली, अर्थात बहुत ही गलत है, खराब है। काली लहर कल्पना काली, चारों तरफ एक अत्याचार की लहर दौड़ रही है और सबकी कल्पनाएं भी काली। कल्पना काली का तात्पर्य क्या है? वो अंग्रेज जो करनी कर रहे हैं वो भी काली, सोच भी उनकी काली है, ये चीज। टोपी काली कमली काली। अब कारावार में उनको पहनने के लिए एक टोपी दी गई है, वो भी काली, और ओढ़ने के लिए जो कम्बल दिया गया है वो भी काला। मेरी लौह श्रृंखला काली। अब जिस जेल में रखा गया है वहां पर सलाखें होती है ना, देखा होगा जेल को आप लोगों ने, तो उसमें क्या है? श्रृंखलाएं होती हैं जो इस तरीके से सलाखें लगी होती हैं, वो भी काली। तो वो क्या कह रहे हैं? मेरी लौह श्रृंखला काली, अर्थात जो मेरी कोठरी में सलाखें लगी हैं वो भी काली। पहरे की हुंकृति वाली, तिस पे गाली ये आली। उस पर जो ये पहरा है वो क्या है? पहरे की हुंकृति काली, यानी कि वो बोलते हैं ना जागते रहो जागते रहो। तो रात में जो पहरा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि कोई भी कैदी किसी तरीके से जो है कोई भी गलत कार्य नहीं करे, आपस में बात ना करने पाए, किसी तरह की संगोष्ठी ना करने पाए, किसी कुछ भी ना हो। तो वो एक हुंकृति जो है वो बहुत ही जो है व्याली है, यानी कि क्या है? वो बहुत निराली है। तिस पर गाली ए आली, ये सारी चीजें तो थी और उस पर भी तुम जो ये आधी रात बोल रही हो इतनी कर्कश आवाज में, ये एक गाली के समान है, क्योंकि हम सभी तो तकलीफ में हैं, ठीक है? हम सभी तो इतनी तकलीफ में हैं, ऊपर से तुम भी तकलीफ में हो और इतनी कर्कश आवाज में बोल रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। चारों तरफ काले संकट सागर है, क्यों है? क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजों का अत्याचार है, सब कुछ है, उस पर जो है तुम इस पे मरने को क्यों मदमाती हो? अर्थात तुम जो बोल रही हो इतनी आधी रात में, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है कि एक तो चारों तरफ संकट है, ऊपर से तुम इतनी आधी रात में बोल रही हो, तो हो सकता है कि कोई तुमको भी मारने के लिए आतुर हो जाए, है ना। कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिला, बोलो तो। अब वो बोल रहे हैं कि तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तैराती। इसका तात्पर्य क्या है? तुम्हें जब भी कोई याद करता है तो तुम्हारे मधुर गीतों की वजह से एक स्मृति जो अच्छी होती है, हमेशा उन स्मृतियों के साथ याद करती हो।
तो अब तुम अपनी उन मधुर यादों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात लोगों के दिमाग से वो मधुर यादों को क्यों हटाना चाहती हो। और ये कर्कश आवाज तुम बोल रही हो तो लोगों के दिमाग में तो ये कर्कश आवाज बैठ जाएगी ना। तो तुम क्यों जो हो अपनी मधुर आवाज को हटाकर इस कर्कश आवाज द्वारा लोगों के दिलो दिमाग पर छाना चाहती हो। कोकिला बोलो। तो अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, काव्यांश में काले रंग के प्रयोग से कैसा वातावरण चित्रित हुआ है। अब बताइए, काव्यांश में काले रंग से कैसा वातावरण हुआ है। भय एवं डर का, हर्ष एवं उल्लास का, त्योहार का या शमशान का। तो कैसा है, वो है आपका भय एवं डर का, क्योंकि काला जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं एक डर को प्रदर्शित करता है, वो चीज प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, पहरेदारों की हुंकार कवि को कैसी प्रतीत होती है। पहरेदारों की हुंकार कैसे, सर्पिणी जैसी, विषैली, अत्यंत घातक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विषैली। हुंकृति बताया ना, हुंकृति का मतलब क्या होता है, जो फुफकार एक सांप मारता है ना, उसको हुंकृति बोलते हैं। काला संकट सागर क्या है, विदेशी शासन, जेल की सजा, अंग्रेजी कानून या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर काला संकट है अंग्रेजी कानून। जो कानून हैं उनके, जो उनके तरीके हैं, जो हर पल अपने हिसाब से ढल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं संकट सागर हैं। कवि ने किस वातावरण का वर्णन किया है। अब किस तरीके के वातावरण का वर्णन कर रहे हैं, कारागार के डरावने वातावरण का, अंग्रेजों के दुशासन का, भारतीयों के सुखद वातावरण का, मनमोहक व चक्षु स्पर्शीय भारतीय वातावरण का। तो सही क्या है, ये है कारागार के डरावने वातावरण का। मेन तो उन्होंने कारागार के वातावरण का ही बताया है, लेकिन ये वातावरण किसके द्वारा बना है, अंग्रेजी सरकार के दुशासन के द्वारा। तो हम देखें, वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर वातावरण उन्होंने कारागार का बताया है, लेकिन ये कारागार का वातावरण बना ही क्यों है, वो अंग्रेजी सरकार के दुशासन के कारण। तो हम क्या लगाएंगे, अंग्रेजों के दुशासन के कारण। नेक्स्ट आते हैं, काली विशेषण निम्न में से किस अर्थ को स्पष्ट करता है। हर जगह देखो काली विशेषण लगाया गया, तो ये किस अर्थ को बयां कर रहा है। काला रंग जो है वो कोकिला, रात, टोपी, लोहे की जंजीर को व्यक्त कर रहा है, बिल्कुल सही है। भयानकता यानी कि भयानक चीज, काली लहर, काली कल्पना, काली काल कोठरी, बिल्कुल सही है। अन्याय संकट सागर को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी सही। ये जो काला विशेषण लिया गया है, इन सभी मायनों में ये अर्थ ही बयां कर रहे हैं। चलिए अब हम आ गए यहाँ पर क्या, 5वें काव्यांश पे, ठीक है। ये हमारा आखिरी काव्यांश है। चलिए देखते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। अब यहाँ पर सबसे पहले एक कवि के एक जो इसमें आधा जो आपका काव्यांश दिया गया है, उसमें कवि अपनी और कोकिला की स्थितियों को कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है और मेरे पास क्या है, देखो हम दोनों में कितनी असमानता है, और मैं यहाँ चुपचाप हूं और तुम इतनी तरीके से चिल्ला रही हो, ठीक है। वो चीज बताते, क्या बोलते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, क्या बोल रहे हैं कि तुम जो इतना चिल्ला रही हो, तुम देखो तुमको बैठने के लिए जो है एक हरी हरी डाल मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, क्या बोल रहे हैं, मेरे को रहने के लिए ये काली काली एकदम बेकार सी काल कोठरियां मिली हुई हैं। तेरा नभ भर में संचार, क्या है, तेरा नभ भर में संचार यानी कि तुम पूरे आसमान में उड़ती रहती हो, ठीक है, तुम आजादी से कहीं पर भी उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात क्या है, मुझे सिर्फ इस 10 बाई 10 की कोठरी में ही रहना है, मुझे कहीं और जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो कैदी हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, मेरा 10 फुट का संसार और तुम्हारे लिए तो है पूरा नभ, पूरे नभ भर में संचार, तेरे गीत कहावे वहां मुझे रोना भी है मुझे गुनाह। तब जब तुम गाना गाती हो सब लोग बहुत मधुर उसको सुनते हैं, ध्यान लगाएं, सब लोग वाह वाह बोलते हैं, और मेरे गीत जो है क्या हुआ, मेरा मुझे रोना भी गुनाह, और अगर मैं अपनी तकलीफ पे रोना चाहूं
तो ये मेरा गुनाह है। मतलब हम लोग को जब यहाँ तकलीफ जो मिलती है, इस पर अगर हम अब आंसू बहाएं या तकलीफ व्यक्त करें, तो इस पर भी पहरेदारी है, हमें रोने भी नहीं दिया जाता है, ये हमारा गुनाह हो जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। अब देखो हम दोनों में कितनी असमानता है, उसके बावजूद तुम इतनी कर्कश आवाज में आधी रात को गा रही हो, यानी कि रणभेरी। रणभेरी का तात्पर्य क्या होता है? युद्ध से पहले जो एक बिगुल बजाया जाता है युद्ध के शुरुआत को, उसको बोलते हैं रणभेरी। तो मतलब तुम जो इस तरीके से बोल रही हो, वो किसी न किसी युद्ध के प्रारंभ के से पहले की जो रणभेरी होती है, जो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं डर और तकलीफ को भर देती है। जोश तो बढ़ती है, लेकिन एक युद्ध के आरंभ होने के पहले जो एक एहसास होता है, भर देती है। तो तुम उस तरह की रणभेरी बजा रही हो। देखो कैसी विषमता है, तुमको तो सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मैं तो यहाँ कैद में हूं, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं है, लेकिन उस पर भी तुम जो है इस तरीके से कर्कश आवाज में गा रही हो। इस हुंकृति पर, यानी हुंकृति मतलब ये जो बहुत ही क्या कहते हैं ना उसको, इसको सही वर्डिंग में हम क्या बोलेंगे, हुंकृति मतलब जो बहुत ज्यादा दूसरों को डराने और धमकाने के लिए जो एक हुंकृति, जैसे हमने बोला ना कि जब सांप फुफकार मारता है तो वो भी एक हुंकृति होती है, यानी कि आपको चेतावनी दे रहा है, ठीक है ना। तो इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तुम अपनी तकलीफ भरी जो ये आवाज कह रहे हो, मैंने देखो इतनी एक पूरी रचना कर दी, सब कुछ लिख दिया उसमें, तुम कहो, तुम्हारी इस वेदना भरी आवाज, इस डर की फुफकार पर बोलो और क्या लिख दूं। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो अब कह रहे हैं कोकिला बोलो, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। इन्होंने व्रत क्या लिया था? सत्य अहिंसा, अपने देश को आजाद कराने का। तो वही व्रत, यानी कि मोहन ने जो व्रत लिया है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसा का, कहो वो जो है प्राणों का आसव किसमें भर दूं, बोलो तो मैं गांधी जी के इस संदेश को मैं किसमें प्रसारित कर दूं, ताकि वो भी इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कोकिला बोलो तो इस तरीके से देखिए हमने पूरी कविता कवर कर ली है ना। 5 काव्यांश में हमने पूरी कविता को कवर अप किया है। मेरा 10 फुट का संसार से कवि किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए क्या है, अपनी ऊंचाई की ओर, अंग्रेजों की संख्या की ओर, अपनी जेल कोठरी की ओर, या अंग्रेजी कानून की ओर। तो वो किस ओर संकेत कर रहा है? वो संकेत कर रहा है अपनी जेल कोठरी की ओर। जो जेल है ना उसकी कोठरी की ओर वो संकेत कर रहा है। वो 10 बाई 10 का है, ठीक है, 10 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। कोयल और कैदी अर्थात कवि में क्या समानता है? अब समानता क्या पूछी गई है, देखिए दोनों गुलाम देश के निवासी। देखिए असमानता तो उन्होंने कविता में बताई, अब समानता पूछी जा रही है। क्या कह रहे हैं? दोनों गुलाम देश के निवासी हैं, बिल्कुल सही है। कोयल की कूक तथा कवि की रचना दोनों वेदनामयी है, यानी कि दोनों में तकलीफ है। कवि ने जो कविता कही उसमें भी तकलीफ है, कोयल जो बोल रही है उसमें भी तकलीफ है। दोनों में देखो वेदना है, तकलीफ है, दर्द है। कोयल अपने गायन से तथा कवि अपनी रचनाओं से देशवासियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दे रहा है, ये भी सही है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? उपरोक्त सभी। ये सारी ही समानताएं उन दोनों में हैं। कवि ने देख विषमता तेरी मेरी के माध्यम से किस विषमता की ओर संकेत किया है? यहाँ पर पूछा है कि किस विषमता की ओर? कैदी और कोयल की विषमता की ओर, देश और विदेश की विषमता की ओर, मानव और पशु पक्षी की विषमता की ओर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कैदी और कोकिला, यानी कि कैदी कौन है? हमारे कवि, उनके बीच, और कोयल, इन दोनों की विषमता के बीच को बताया गया है। नेक्स्ट है, कवि का हृदय क्या कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। आजादी का आह्वान करते रणभेरी बजा रहा है, पक्षी को समझा रहा है, कविता का सृजन कर रहा है, अपना बचपन याद कर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो कर रहा है आजादी का आह्वान करते हुए रणभेरी बजा रहा है, कि मतलब अब सब लोग आ जाओ, शामिल हो जाओ इस आजादी के युद्ध में। कवि किस पीड़ा से पीड़ित है? हृदय की पीड़ा से, कारागार की पीड़ा से, कोयल की पीड़ा से, या देश की पीड़ा से? तो यहाँ पर किस चीज से पीड़ित है? वो है आपकी कारागार की पीड़ा से। भाई कोयल की पीड़ा से तो पीड़ित खुद कोयल है, यहाँ पर कवि की पीड़ा क्या है? कारागार में मिलने वाली वेदनाओं से संबंधित है। चलिए, अभी तक हमने कैसे बताया? हमने 5
काव्यांश आपको कराए, पूरा पाठ हमने एक तरीके से समझा दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी होते हैं जो रह जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उनको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, पहला क्या है, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, अपने पंचम स्वर में लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का, लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, लोगों को नींद से जगाने का। तो यहाँ क्या कार्य कर रही है? वो है स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, कि वो लोगों को प्रेरणा दे रही कि नहीं उठो, अभी आराम करने का या मातम मनाने का इन सब का वक्त नहीं, अभी वक्त क्या है, देश के लिए बलिदान करने का। तो वो एक तरीके से प्रेरणा दे रही है। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? परेशानी की वस्तु, गहना, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु या एक हथियार। जंजीरों को क्या कहा है उन्होंने? गहना कहा है। सही क्या है? गहना। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? वो कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना कर रहे हैं? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के या भारत माता के? तो कोयल के स्वर में वो भारत माता के स्वर को जो है वो कल्पित कर रहे हैं कि भारत माता जो है अब तकलीफ में है, वो चिल्ला रही है। ठीक है, ये चीज उन्होंने कही है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से करी है? कौन से रंग से करी है? काले रंग से करी है। कौन से? काले रंग से। काले, पीले, लाल या हरे, तो किस रंग से करी है? काले रंग से। मोहन के व्रत पर, पंक्ति में मोहन का क्या आश्रय है? मोहन के व्रत पर से क्या आश्रय है? कृष्ण, मोहित करने वाला, मोहनदास करमचंद गांधी या कवि? तो मोहन का व्रत किसके लिए हमने बोला? मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी के लिए। तो सही क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। आली का क्या अर्थ है? आली का मतलब क्या होता है? भौरा, झरोखा, कोयल या सखी? तो यहाँ पर आली का तात्पर्य है सखी से। समझ में आया? क्योंकि वहां पर वो रात में बोल रही है, तो उनको आली मतलब सखी, वहां पे दोस्त की तरफ उन्होंने जो है इंडिकेट किया है। ठीक है, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा है। कवि की भाषा किस तरीके की है? संस्कृत निष्ठ है, बोलचाल की खड़ी बोली है, अवधि भाषा का प्रयोग है या परंपरागत भाषा है? तो हमने यहाँ पर पूरी तरीके से जो देखा है वो बोलचाल की खड़ी बोली, नॉर्मल जैसा हम लोग बोलचाल करते हैं उसी तरह की बोली ली गई है। प्रश्न संख्या 8 है, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? किसको माध्यम बनाया है? वो कोयल को माध्यम बनाए हैं ना कोयल को। देखिए क्या है, जेल को, ब्रिटिश सरकार को, कोयल को या स्वतंत्रता सेनानी को? तो किसको बनाया इन्होंने? ये बनाया है कोयल को। नेक्स्ट आते हैं, माखन लाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? कौन सा स्वर है जिसका स्वर प्रमुख है? ईश्वर भक्ति का, श्रृंगार का, देशभक्ति का या हास्य का? तो यहाँ पर सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि देशभक्ति का स्वर जो है वो मुखर हो रहा है, क्योंकि वो अपने देश के लिए ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंपल सी एक चीज है। तो यहाँ पर आपने देखा कौन सी कविता? आपकी कैदी और कोकिला हमने यहाँ पर समाप्त करी। आई होप आपको पूरी कविता फिर से मैंने समझा दी है। जिसको नहीं समझ में आई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन अभी भी हम कहेंगे आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जब चैप्टर आप पढ़ लो तो क्वेश्चंस कहीं से भी दो मुश्किल नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आएंगे अपने क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में, जो कि है हमारा ग्रामश्री। तो मिलेंगे जल्दी उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।